टू सक्सेस चैनल में डेली करंट अफेयर सीरीज में आज 3 मार्च 2023 का हम पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पैन अमेरिका व्लादिमीर नाबोकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर 2023 से किस भारतीय साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भगवंत अनमोल, ऑप्शन बी दया प्रकाश सिंह, ऑप्शन सी विनोद शुक्ला और ऑप्शन डी कुमार विजय शुक्ला। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। अभी विनोद शुक्ला जी को ये पैन अमेरिका व्लादिमीर नाबोकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर 2023 से सम्मानित किया गया हुआ है। ठीक है, ये जो विनोद शुक्ला जी हैं ये हिंदी के जो हैं विनोद शुक्ला जी हैं हिंदी के शीर्षस्थ कवि, कहानीकार और उपन्यासकार हैं और ये रायपुर के हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ ये हिंदी और रायपुर इसलिए हमने फोकस किया है बिकॉज कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ये किस भाषा के कवि हैं या किस भाषा के कहानीकार और उपन्यासकार हैं। पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो ये हिंदी के कहानीकार, हिंदी के कवि हैं और ये रायपुर निवासी है। तो इसमें कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये विनोद शुक्ला जी जो हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं। तो रायपुर छत्तीसगढ़ से ये संबंधित है। इनको ये पुरस्कार जो मिला हुआ है वो विश्व साहित्य के क्षेत्र में योगदान को लेकर मिला हुआ है। ये संभवतः इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले हिंदी के पहले साहित्यकार हैं। ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं क्लियर है अभी, मुझे भी क्लियर नहीं हुआ है, बट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये शायद पहले भारतीय साहित्यकार हैं हिंदी भाषा के जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, ये जो अवार्ड है वो पैन अमेरिका और व्लादिमीर नाबोकोव लिटरेरी फाउंडेशन के सहयोग से यह पुरस्कार प्रतिवर्ष ऐसे लेखक को प्रदान किया जाता है जिनका साहित्य जो है, लिटरेचर जिनका जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौलिक, अनूठा और उत्कृष्ट कौशल का हो, साथ ही उच्चतम स्तर की उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता हो। तो इस तरह का पुरस्कार ये ऐसे लोगों को मिल जाता है। इस पुरस्कार का नाम 20वीं शताब्दी के प्रमुख उपन्यासकारों में से एक व्लादिमीर नाबोकोव के सम्मान में रखा गया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया पुरस्कार के बारे में जो विनोद शुक्ला जी को मिला हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं वो सारा कुछ फ्री पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध है, जिसे आप टेलीग्राम का ये चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां ज्वाइन करके वहां से ये फ्री पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी साझेदारी के रूप में किस देश के 2 शीर्ष विश्वविद्यालय जल्द ही भारत में अपना कैंपस खोलेंगे? कोई देश है, वहां के जो 2 शीर्ष यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, वो भारत में अपना कैंपस स्टार्ट करना चाहती हैं। उस देश का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय अभी हाल में भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाले हैं। इसमें इस तरह का समझौता हुआ है। इन विश्वविद्यालयों के नाम जो है वो डेक्कन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय शामिल हैं। तो ये विश्वविद्यालय के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से 2 विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस खोलने वाले हैं। तो देश हो गया ऑस्ट्रेलिया और इनके नाम ये हो गए डेक्कन और वोलोंगोंग। ठीक है, विश्वविद्यालय शामिल हैं। ये दोनों विश्वविद्यालय जो हैं वो गुजरात की गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म हो गया गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, यहाँ पे खोले जाएंगे। ठीक है, तो विश्वविद्यालय के नाम, विश्वविद्यालय किस देश से हैं, भारत में कहाँ खोले जाएंगे, ये सारे आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ शिक्षा से जुड़े करीब 10 अन्य प्रमुख समझौता पर भी हस्ताक्षर हैं, जिसमें स्किल और एकेडमिक कोर्सों को मान्यता देना शामिल है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जो हैं जैसन क्लेयर और भारतीय शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके बीच ये बैठक हुई है, जिसमें कैंपस खोलने सहित ज्वाइंट डिग्री कोर्स शुरू करना भी शामिल है। इसका जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है वो भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो है वो भारत आने वाले हैं, उस टाइम पे ये घोषणा की जाएगी। बाकी ये हैं जिनका कैंपस भारत में खोला जाना है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू हुई कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच एशिया की सबसे लंबी अल्ट्रा साइकिल रेस की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, एशिया की सबसे लंबी अल्ट्रा साइकिल रेस अभी कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में भारत में आयोजित की जा रही है। इसकी टोटल लंबाई हमें बतानी है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3651 किलोमीटर, 3651 किलोमीटर, 3641, 3671 एंड 3681
81। ऑप्शंस पीसीएस में या पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं यूजुअली उनमें इसी तरह के आपको ऑप्शंस मिलेंगे, इतना ही कम मार्जिन होगा, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ा रहे, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 3651, 3651 किलोमीटर इस रेस की कुल लंबाई होने वाली है, ठीक है। ये एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस है। ये श्रीनगर के वक्सी स्टेडियम से स्टार्ट होगी और कन्याकुमारी तक जाएगी। लंबाई तो हमने बता दी है, अल्ट्रा साइकिलिंग। इसका नाम जो दिया गया है वो रेस अक्रॉस इंडिया, रेन RAN, रेस अक्रॉस इंडिया नाम दिया गया है। ये 12 राज्यों से होकर गुजरेगी और कन्याकुमारी तक जाएगी। इसमें 30 साइकिलिस्ट जो हैं वो भाग ले रहे हैं, जिसमें 2 दिव्यांग भी हैं, ठीक है। और इस रेस के दौरान ये लोग जो हैं औसतन रोजाना 20 घंटे साइकिल चलाते हुए कन्याकुमारी पहुंचेंगे। अच्छा, जान लेते हैं कुछ अल्ट्रा साइकिलिंग किसके कहते हैं। अल्ट्रा साइकिलिंग में साइकिलिस्ट जो हैं वो जो दौड़ में शामिल होते हैं वो 200 किलोमीटर या उससे अधिक लंबी दौड़ में शामिल होते हैं, जबकि ज्यादातर प्रोफेशनल जो इसमें हैं वो 200 किलोमीटर से ज्यादा ही की दूरी कर चुके होते हैं, तय करते हैं। इसमें भारत के जो खिलाड़ी हैं अल्ट्रा साइकिलिंग के, अमित समर्थ, ये 3000 किलोमीटर की अक्रॉस अमेरिका रेस को और 9000 किलोमीटर की ट्रांस साइबेरियन रेस को भी पूरा कर चुके हैं। तो ये अमित समर्थ नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भारत के खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो अक्रॉस अमेरिका और ट्रांस साइबेरियन रेस दोनों को पूरा कर चुके हैं, ठीक है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कहाँ से स्टार्ट हुई है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसका नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है बट मेन फोकस जो है वो इन फैक्ट्स पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEEFA की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में देश के शीर्ष 2 राज्य हैं। शीर्ष 2 राज्य बताने हैं जिन्होंने स्वच्छ ऊर्जा को अपनाया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और गुजरात, और ऑप्शन डी गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कर्नाटक और गुजरात। कर्नाटक और गुजरात 2 राज्य हैं जो इस IEEFA की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में शीर्ष स्थान पर रहे हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट में 16 राज्यों का विश्लेषण किया गया है जो देश की वार्षिक बिजली का करीब 90% हिस्से की खपत कर रहे होते हैं, ठीक है। मेजर स्टेक होल्डर हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में। ये जो रिपोर्ट बनाई गई है इसके 4 आयाम रखे गए हैं, मतलब 4 चीजों के बेसिस पे, प्रदर्शन के बेसिस पे इस रिपोर्ट को बनाया गया, जिसमें एक है डीकार्बनाइजेशन, बिजली व्यवस्था का प्रदर्शन, विद्युत इकोसिस्टम की तैयारी और नीतियां और राजनीतिक प्रतिबद्धताएं। इन 4 आयामों को 4 डायमेंशंस के बेसिस पे राज्यों के प्रदर्शन को मापा गया है, ठीक है। और इस जो रिपोर्ट है इसका जो लक्ष्य है वो है जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों से दूर जाने और हरित बाजार को प्रोत्साहित करने, ग्रीन एनर्जी को आपको प्रोत्साहित करना है, और फॉसिल वेस्ट जो बिजली संयंत्र है उनसे दूर जाना है। लाइक कोल पे बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स हैं, कोल पे हैं, गैस पे हैं, उनसे आपको दूर जाना है और ग्रीन एनर्जी की ओर जाना है, ठीक है। तो ये हो गया IEA की रिपोर्ट के बारे में, जिसमें कर्नाटक और गुजरात शीर्ष स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग को हाल में उड़ीसा के किस जिले में स्वर्ण भंडार मिले हैं। अभी हाल में इन्होंने घोषणा की है कि इनको उड़ीसा के जिले में कुछ स्वर्ण भंडार मिले हैं। तो ऑप्शंस आपको बताने हैं कौन से जिले में मिले हैं। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए देवगढ़, ऑप्शन बी क्योंझर, ऑप्शन सी मयूरभंज और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। ये उड़ीसा के इन तीनों जिलों में स्वर्ण भंडार अभी मिले हुए हैं, ठीक है। ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा समाचार है, ठीक है, बिकॉज भारत जो अभी तक है वो स्वर्ण के आयात पर ही निर्भर है, और मेजर जो भारत का सोने पे जो निर्भरता है वो आयात पर ही निर्भर करता है। बट अब 3 जगह आपको स्वर्ण भंडार मिले हैं और ये बहुत बड़े बड़े भंडार बताए जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि भारत का स्वर्ण आयात जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो क्योंझर में मिले हैं, क्योंझर के 4 स्थानों पे मिले हैं, मयूरभंज में 9 स्थानों पर और देवगढ़ में 1 स्थानों पर। तो टोटल 9 साइट्स यहाँ पे मिली हुई हैं उड़ीसा में, जहाँ पे स्वर्ण भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। अभी भारत में वर्तमान में भी कुछ स्वर्ण खदानें संचालन में है, जिसमें से 2 खदानें हट्टी और ऊटी ये कर्नाटक में है, और हीराबुद्दीन खदान जो है वो झारखंड सिंह भूमि में स्थित है। अच्छा, ये डेटा है कि कर्नाटक में भारत का 88% स्वर्ण भंडार पाया जाता है। भारत का सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार अभी तक कर्नाटक में ही है। बाकी अब इनका जो एग्जैक्ट डेटा नहीं आया कि कितना है, बाकी उसके बाद ये रैंकिंग में हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, ठीक है। तो आज करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस में तो हमारे पास
इतना ही है, इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं कि हमारा कोई टारगेट हमने सेट नहीं किया है कि हमें रोज आपको 10 क्वेश्चंस देने हैं, 20 क्वेश्चंस देने हैं। हमारा टारगेट सिर्फ इतना सा है कि जो भी सबसे रेलिवेंट क्वेश्चंस हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, जो हमारी नजर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो करंट से रिलेटेड, उतने ही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि किसी का टाइम वेस्ट भी ना हो और उनको कम से कम टाइम में जो भी एग्जाम ओरिएंटेड और मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस हो वो लोगों को मिल जाए। बिकॉज प्रिपरेशन के फेज में सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा के किसी का टाइम वेस्ट हम करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी दिए हैं। एडिशनल फैक्ट्स में है जो वन लाइनर के फॉर्म में हमने दिए हैं। नाइजीरिया के अभी नए राष्ट्रपति बने हुए हैं बोला टिनुबू। ये बोला टिनुबू जो है वो नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। ये इसलिए है बिकॉज कई बार आपको ऐसी नियुक्तियां भी होती रहेंगी और देशों के राष्ट्रपति भी बनते रहेंगे, तो कई बार हो सकता है कि 4 देशों के नाम दे दिए जाएं, उनके राष्ट्र प्रमुखों के नाम दे दिए जाएं और मैच करने के लिए आ जाए, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। वैसे ही फिक्की के नए महासचिव सैलिस पाठक, ये भी वैसे ही क्वेश्चन आएगा आपका, अगर आएगा तो स्ट्रेट भी आ सकता है, वनडे एग्जाम्स में स्ट्रेट भी क्वेश्चन आ सकता है और मैचिंग में भी आ सकता है कि 4 संस्थाओं के नाम दे दिए जाएं और उनके ये प्रमुखों के नाम दे दिए जाएं। उसके बाद ये अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है मूडीज, इसने अभी अपनी रेटिंग में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर की घोषणा की है, जिसमें इन्होंने बताया कि 2023 में ये 5.5% होगी और 2024 में ये 6.5% होगी। ठीक है, इन पे नजर रखिएगा। ये लोग रेटिंग मतलब लगातार ये लोग प्रोवाइड करते रहते हैं और एग्जाम में स्ट्रेट क्वेश्चन आता है कि इस फला संस्था के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर या वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी होगी और परसेंट में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, के प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा जी हैं। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो में हमने जो कंटेंट डिस्कस किया है वो आपको कैसा लगा वो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें चैनल के, ताकि नया वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। बाकी पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि जो भी हमने कंटेंट डिस्कस किया है वो फ्री PDF के माध्यम से उपलब्ध है, वो आप टेलीग्राम के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है। बाकी कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।